हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रीजनिंग टेस्ट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जब मिनट की सुई 1 घंटा 5 मिनट की दूरी तय करती है, यानी कि मिनट का सुई जो है वो 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 5 मिनट अलग से, यानी कि कुल मिलाकर के 65 मिनट की दूरी तय करती है, तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। अंश यानी कि हमको यहाँ पर डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ इसका पहले बेसिक पॉइंट्स जान लें। मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में, मिनट की सुई जो है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर वही हम बात कर देंगे 30 मिनट में, तो 30 मिनट में हो जाएगा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम 1 घंटा, यदि हम 1 घंटा का बात करें, 1 घंटा बराबर जो कि 60 मिनट होता है, 1 घंटा बराबर जो कि 60 मिनट होता है, तो वो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। अगर इसी में हम पीछे जाना चाहें, पीछे जाने का मतलब है कि और मिनट से भी पीछे, यानी कि सेकंड की तरफ, तो देखिए 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकंड में भी कितना डिग्री, 6 डिग्री। 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड तो हम उससे नीचे चले आए, 30 सेकंड में क्या हो जाएगा, तो 3 डिग्री। अगर हम बात करते 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 10 सेकंड में हो जाएगा 1 डिग्री। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट्स है, जो कि आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको पूछ दिया, जो कि एक एग्जाम में आया हुआ भी है, कि 255 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए इसमें यह जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बनाती है और कितने अंश घूमती है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो खैर वो क्वेश्चन आगे आप लोगों को आएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो अगर 255 मिनट में कितने अंश का कोण बनाते, अगर वो हो जाएगा, तो कितने 255 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, अगर वो हो जाएगा, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर 255 गुने 6 डिग्री कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब मिनट की सुई 1 घंटा 5 मिनट की दूरी तय करती है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 5 मिनट तो अलग से है, यानी कि कुल मिलाकर के कितना हो गया, 65 मिनट। तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 65 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 65 गुने 6 डिग्री कर दीजिए, आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 390 डिग्री, और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, विद्या का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। बताएं कि उसने 2013 तक में कितनी बार अपना जन्मदिन मनाई। तो सबसे पहला सिचुएशन है यहाँ पर कि 29 फरवरी 1988, यानी कि 29 फरवरी 1988। तो ये जो 88 जो है, 1988 जो है, ये तो है लीप ईयर। लीप ईयर है 1988, और लीप ईयर जब है और उसके बाद 29 फरवरी दिया हुआ है। अब 29 फरवरी है तो बच्चे का जन्म तो 29 फरवरी को हुआ, तो जन्मदिन भी तो 29 फरवरी को ही मनाया जाएगा। अब यहाँ सिचुएशन है कि 1988 में जन्म हुआ और 2013 तक में कितनी बार उसने जन्मदिन मनाया। तो चलते हैं हम लोग गिनती करते हैं। तो सबसे पहले 1988 का बात करें, तो 1988 में तो उसका जन्म हुआ, 1988 में जन्म हुआ, जन्मदिन तो नहीं मना सकते, इसमें तो छठी ही होता है, जो आप लोग जानते हैं, हम लोग के बिहार में तो छठी पूजा होता है। अब यहाँ पर होता है छठी पूजा, और यहाँ पर तो हम कभी भी जन्मदिन नहीं मना सकते, तो ये तो जन्मदिन उसने नहीं मनाया। लीप ईयर है, तो लीप ईयर वाला तो 4 वर्ष में ही आएगा 29 फरवरी। तो 1988 के बाद 1992, 92 में फर्स्ट, 96 में हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड, 2000 में हो जाएगा थर्ड, 2004 में हो जाएगा यहाँ पर 4,
2008 में हो जाएगा आपको 5 और 2012 यानी कि 2012 में हो जाएगा 6। हमारे पास सवाल है 2013 तक में, तो 2013 तक में अगर हम बात करें तो वह तो 2012 में ही छठा बार हुआ। 2013 तो लीप वर्ष नहीं है, वो तो सामान्य वर्ष है। यानी कि 2013 तक में विद्या ने कितने बार जन्मदिन मनाया, तो आंसर होगा उसका 6, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पतिवार का। तो बृहस्पतिवार को देखिए, आपको अलग अलग नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे बृहस्पतिवार को कहीं कहीं गुरुवार लिखता है, तो कहीं कहीं पर वीरवार भी लिखता है। गुरुवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार भी होता है और वीरवार भी होता है। ठीक है, ये आपको किताब में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सवाल है हमारा कि 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। तो देखिए 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है यदि, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, हम यहाँ पर ये बात कर ले। तो सबसे पहले ये जान लें कि वर्ष का कोई भी महीना हो, वर्ष का कोई भी महीना हो, हर महीने में कोई भी दिन हो, 7 का 7 दिन जो सप्ताह में होता है, वो 4 मिनिमम दिन तो होगा ही होगा। 4, कम से कम 4 तो होगा ही होगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले हमारा 3 ऑप्शन तो गया। इसके बाद 4 हो सकता है और कुछ 2 या 3 ऐसे भी दिन होंगे जो कि 5 बार हो सकता है। तो हमारा 4 आंसर हो सकता है, 5 आंसर हो सकता है, लेकिन 3 और 6 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी महीने में कोई भी दिन जो है 7 का 7 दिन जो है वो या तो 4 बार होता है या तो 5 बार होता है, लेकिन 3 बार या 6 बार या 3 से कम या 6 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर हमारा 4 या 5 ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि बृहस्पतिवार कितने हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 25 अगस्त को है गुरुवार। 25 अगस्त का जो दिन है वो है गुरुवार का। तो जब 25 अगस्त का दिन गुरुवार है, तो आप जानते हैं कि गुरुवार में हम कितना दिन जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा। तो अगर हम गुरुवार में जोड़ दें 4 दिन, यानी कि 29 तारीख को जो है, 29 तारीख को जो है कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो कैसे, तो बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़े तो शुक्र, शनि, रविवार और फिर सोमवार। हमने 4 दिन जोड़ा तो 29 तारीख को हो गया सोमवार का दिन। 25 में 4 जोड़े 29, गुरुवार में 4 दिन जोड़े तो सोमवार। अब हम बात करते हैं, जब यहाँ पर 29 तारीख को सोमवार हो गया तो अब कितना। तो देखिए इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। क्या चीज़, तो 7 या 7 का गुणज, 7 या 7 का मल्टीपल, 7 या 7 का गुणज किसी भी दिन या तारीख में जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो वही दिन वापस आता है। 7 या 7 का गुणज, 7 या 7 का मल्टीपल किसी भी दिन या तारीख में अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन वापस आएगा। तो हम बात करते हैं इसमें टोटल का टोटल 29 तारीख को जब सोमवार का दिन हुआ, तो अगर आप इसमें 7 डेज घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 22 तारीख, 22 को भी सोमवार हो जाएगा। 7 डेज अगर हम फिर इसमें से लेस कर दिए तो हो जाएगा कितना, 15, 15 को भी सोमवार हो जाएगा। इसमें से 7 लेस कर दिए तो हो जाएगा 8, 8 को भी सोमवार हो जाएगा। और यदि हम 8 में से लेस कर दिए 7 तो फिर हो जाएगा 1, 1 को भी सोमवार हो जाएगा। यानी कि एक तो 29 तारीख हुआ, दूसरा 22 तारीख हुआ, तीसरा 15 तारीख हुआ, चौथा 8 तारीख हुआ और पाँचवा 1 तारीख हुआ। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है 5 सोमवार होंगे अगस्त महीने में। यदि बृहस्पतिवार 25 तारीख को है तो उस महीने में जो है कुल मिलाकर के 5 सोमवार होंगे। अब कुछ स्टूडेंट को मानना होगा सर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग आप बता दिए, ये लॉन्ग हो गया। तो देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए इतना प्रोसेस में किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट इस तरीके से बना लीजिए, 7 दिन का मल्टीपल, 7 या 7 का गुणज। तो 7 दिन का गुणज जब हमको जाना है तो आपका दिन कितना है, 29 तारीख को कौन सा दिन है, 29 तारीख को सोमवार का दिन है। तो 29 तारीख को सोमवार का दिन है, उसमें से अगर आप
1 7 2 7 3 7 4 7 यानी कि 4 7 यानी कि 7 गुने 4 बराबर 28 28। यदि आप 28 दिन लेस कर देते हैं तो आ जाता है 1, यानी कि 4 सोमवार इधर और 1 सोमवार इधर, तो कुल मिलाकर के कितना सोमवार? 5 सोमवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास है। तो देखिए, इस क्यूब क्यूबाइड चैप्टर से रिलेटेड जो रूल होता है, स्टूडेंट का खास करके मांग होता है कि सर वो रूल हमें बता देते, पूरा रूल कंप्लीट बता देते। तो चलिए आज हम लोग आपको रूल ये पूरा बतला ही दे रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है n। तो सबसे पहला चीज़ n क्या है, हम रूल समझा दे रहे हैं आपको। घन के एक भुजा के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या, यानी कि कोई भी घन जो होता है, घन में जो एक भुजा होता है, घन में जो एक भुजा होता है उसका जो टुकड़ा होता है, हम उसका बात कर रहे हैं, वो हो जाता है क्या चीज़? तो n। अब हम बात कर रहे हैं इसमें n पर पावर 3, एक घन के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या। अगर वो घन को आप टुकड़े टुकड़े में काटते हैं तो उससे कुल कितना टुकड़ा निकलता है, तो वो हो जाएगा, उसका रूल हो जाएगा n पर पावर 3। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, अगर ये आप ये रूल लगाते हैं तो इसमें हो जाता है क्या चीज़? एक सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या। यानी कि इससे आपको जो है एक सतह रंगीन जितना भी घन है वो सब आपको पता चल जाएगा। n-2 गुने 12, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। इससे क्या हो जाएगा आपको, जो 2 सतह जो है, 2 सतह रंग वाला कितना घन है वो सब आपको पता चल जाएगा। 8 = 3 सतह रंगीन वालों घनों की संख्या, यानी कि 3 सतह रंगीन जो होता है वो कुल मिलाकर के 8 घन होता है, वो चीज़ है यहाँ पर। और एक और रूल है इसमें, n-2 पर पावर 3, ये क्या हो जाता है? तो रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो ये रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, तो ये बात क्या है? रंगहीन सतह क्या होता है? तो रंगहीन सतह मतलब कि जिस घन में थोड़ा सा भी रंग नहीं है, वो पूरा कलरलेस है, उसमें कहीं भी रंग नहीं दिया गया है, तो वो ये है। अब हम लोग पहुंचते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये रूल आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये यदि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काटना है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन हुआ और उसको मुझे काटना 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, तो यानी कि 5 में यदि आप 1 से भागा देते तो कितना हो जाता है? 5 ही होगा। तो यानी कि n बराबर हो गया आपका क्या? तो 5। घन के एक भुजा के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या कितना हो गया? 5। अब हमको क्या बोल रहा है कि अगर हम उस 5 सेंटीमीटर वाले घन को काटेंगे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, तो छोटे घनों को विभाजित किया जाएगा तो कितना टुकड़ा मिलेगा? तो इसके लिए अब आप ये रूल लगा दीजिए, n पर पावर 3, n पर पावर 3 यानी कि 5 पर पावर 3, और 5 पर पावर 3 इक्वल टू होता है 125। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में ABCD लिखा गया है और एवं E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे के फलक पर लिखा गया है। इस पासा के ऊपरी फलक पर जब C हो तो उसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ABCD को क्या किया गया? क्लॉकवाइज लिखा गया। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करके, ठीक है, क्लॉकवाइज लिखा गया है इस प्रकार से। तो देख रहे हैं कि A यहाँ पर है, तो जब आप इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइएगा तो A यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि B यहाँ होगा, C यहाँ होगा और D यहाँ होगा। फिर क्या गया है? एवं E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे, तो E ऊपर है तो इसका मतलब F कहाँ जाएगा? नीचे। E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे की तरफ लिखा गया है। तो इस पासा के ऊपरी फलक पर जब C हो तो उसके नीचे के फलक पर क्या होगा? तो देखिए, ऊपर का विपरीत होता है नीचे, आगे का विपरीत होता है पीछे। तो हमको यहाँ पर C के विपरीत पूछा जा रहा है, तो C जब यहाँ पर है तो C का अपोजिट क्या है? A। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? A, यानी कि ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा?
तो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर ये प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ, ये क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये क्या चीज़ होता है। तो देखिए ये जो है ए से लेकर के एम तक इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर के जेड को कहते हैं सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो इसको और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, हम आपको बतलाते हैं। इसको फर्स्ट हाफ भी कहते हैं, फर्स्ट स्टेप भी कहते हैं, इसको सेकेंड स्टेप कहते हैं, इसको प्रथम अर्धांश कहते हैं, इसको द्वितीय अर्धांश कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरार्ध, इसको कहते हैं पूर्वार्ध, इसको कहते हैं पूर्वार्ध और इसको कहते हैं उत्तरार्ध। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए हमारा जो सवाल है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के फर्स्ट हाफ को यहाँ पर जो हमको क्या करना है, बदलना है। तो फर्स्ट हाफ को जब पलटना है तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट हाफ को हम विपरीत क्रम में लिख दें। तो यहाँ हो जाएगा एम और यहाँ हो जाएगा ए। देखिए ए से लेकर के एम तक को ही सिर्फ पलटने कहा गया है, एन से लेकर के जेड तक अपने जगह पर है। जैसा कि हम आपको बतला दें कि ये चलिए मेरा 10 उंगली, अब इसमें क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप को जो यानी कि इसको क्या किया गया, इस प्रकार से पलटने के लिए कहा गया। तो क्या वो उसमें कुछ क्या अंतर है, उंगली 10 अभी भी मेरे हाथ में 10 उंगली है, 5 इसमें 5 इसमें, तो यहाँ पर सिचुएशन यही दर्शाया गया है। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप को पलट दिया गया, सेकेंड स्टेप ठीक है अपने जगह पर, अब लिखा गया है कि लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर, तो दाईं ओर से मतलब जेड के साइड से, क्योंकि यह हमारा लेफ्ट साइड होता है यानी कि बाएं, और ये हमारा राइट साइड होता है यानी कि दाएं। तो हमारा सवाल जो है वो बोला गया कि दाईं ओर से 19वां, तो दाईं ओर से 19वां यानी कि इस साइड से 19वां। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए 19 - 13 कर दिए, हो गया 6, और 6 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो एफ। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर बात है कि सर ये 19 - 13, ये 19 - 30 ये क्यों किए, 13 क्यों किए। तो देखिए यहाँ सिचुएशन है ये 19, और आप ये जान रहे हैं कि ये 13 लेटर इधर होता है और 13 लेटर इधर होता है, 13 लेटर इधर है, 13 लेटर इधर है। अब आप बताइए कि क्या हमको इसको काउंट करना ज़रूरी है कि 1 2 3 4 5 6 13 फिर 14 15 16, क्या इसको हम गिनती करें। अब जब 13 लेटर इधर है, 13 लेटर इधर है, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, ये वाला 13 लेटर यहाँ पर घटा दिया। 19 लेटर जो कि हमारा सवाल है उसमें से हमने ये वाला 13 लेटर घटा दिया, तो आया 6। अब 6 आने के बाद अब हम इधर से जो इसको बोलेंगे 14 15 16 इस प्रकार से चलेंगे, तो उससे अच्छा जब हमें 6 है ही तो यहाँ पर ए है, और ए के साइड से अगर आप छठा गिनती करिएगा तो क्या आएगा, एफ ही आएगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एफ। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं कि किस स्थान पर सबसे अधिक लेटर है, किस स्थान पर सबसे अधिक लेटर है। तो हमने देखा डबल सी डबल ए, तो अब हम इसी से क्या करेंगे, मिलान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डबल सी तो डबल सी, डबल ए तो यहाँ पर फिर से डबल ए के बाद यहाँ डैश है, यहाँ बी है तो यहाँ पर बी। देखिए हम कर क्या रहे हैं, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर है उसको बेस मानकर अगल बगल में देख रहे हैं, और जो भी खाली स्थान है उसको वहाँ पर ले जा कर के पुट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं डबल ए है तो यहाँ भी डबल ए है, डैश तो बी तो मैंने बी रखा, फिर उसके बाद बी तो फिर यहाँ पर भी बी, सी तो सी, डैश तो सी, फिर मैंने सी दे दिया। डबल सी के बाद ए तो ए, फिर से ए तो ए, फिर से बी तो बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ हो जाएगा बी। तो ये हमारा जो भी खाली स्थान है वो सारा का सारा फुल हो गया है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या आया। तो इसमें हमें मिला बी, सी, बी, बी और ए, और अब हमको यह देखना है कि यह विकल्प किस में है। तो यह जो है बी, सी, डबल बी और ए, ये है ऑप्शन ए में। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का मानना है कि सर ग्रुप तो मिलाए नहीं आप, तो ग्रुप तो बाबू ऐसे ही मिल रहा, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी,
फिर डबल ए बी, वो आगे अपना रहेगा तो मिलान हो जाएगा। और अगर आप इस प्रकार से मान लीजिए नहीं मिलाना चाहते हैं, एक तो ये से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलाना चाहते तो आप यह भी कर सकते हैं, डबल ए बी बी डबल सी, डबल ए बी बी डबल सी, फिर से डबल ए बी बी डबल सी, फिर डबल ए और बी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ दो ग्रुप मिला है, एक ग्रुप जो आपको अच्छा लगा हो बाद वाला, और पहला वाला लगा हो कि नहीं ये तो अधूरापन वहाँ पर है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम में जब आप देख लेते हैं कि मुझे फुलफिल करने के बाद ऑप्शन मिल चुका है, तो आप उसके ग्रुप बनाने में दिमाग नहीं लगाइए, ग्रुप बनाइए। चाहे आप देखें कि मैंने यहाँ फुलफिल किया और क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ टिक कर दिया, उसके बाद इस क्वेश्चन में मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो सब मैं एग्ज़ाम में टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखते हैं। व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए 4 है, 5 है, 14 है, 39 है, व्हाट 169, 290। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 में हम प्लस कर दे रहे हैं 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 तो 5 हो गया। 5 में प्लस हम यहाँ कर रहे हैं 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 1 3 5, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 49 जैसे हम इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 88। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सांकेतिक भाषा में 247 का कोड हो जाता का अर्थ हो जाता है सेपरेट रेड कारपेट, 256 का अर्थ हो जाता है डस्ट 1 कारपेट, और 254 का अर्थ हो जाता है 1 रेड कारपेट। तो इसमें डस्ट का कोड क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम में है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो इसको लिखना पड़ जाता है, कंप्यूटर पर से आप लिखिएगा उसके बाद सवाल बनाइएगा, तो ये तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल इसमें कैसे बनाएंगे। तो मुझे पूछा जा रहा है डस्ट का कोड, तो डस्ट इसमें आप देख लीजिए कि डस्ट इसमें लिखा हुआ कहाँ है, तो डस्ट लिखा हुआ यहाँ है। तो जब मुझे डस्ट का कोड चाहिए, डस्ट यहाँ लिखा हो, तो इसका मतलब उसका आंसर होगा 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो जब 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसका मतलब बी तो यानी कि 3 तो आंसर नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन गया। अब हम बात करते हैं कि जब डस्ट किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं लिखा गया है, जब डस्ट किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं लिखा गया है, तो क्या उसका कोड किसी दूसरे स्थान पर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर डस्ट का कोड हम अगर 2 रखें तो 2 कभी भी होगा, क्योंकि 2 तो तीनों जगह पर है। ये भी ऑप्शन गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं 5 और 6 का। तो 5 देखिए जब डस्ट किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड कैसे किसी दूसरे स्थान पर होगा? तो 5 भी हमारा आंसर नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो बचा क्या? 6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए HGUOR, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये थोड़ा अलग ढंग का, इसमें तो मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन को जब आप पलट के पढ़ते हैं, ROUGH, रफ मीन्स होता है खुरदुरा, ठीक है, मीनिंगफुल है ये। SMOOTH, स्मूथ, SMOOT और H, स्मूथ मतलब होता आता है चिकना, ठीक है। तो खुरदुरा का अपोजिट चिकना। तो यहाँ पर आप पढ़िए इधर से टिंडर, TENDER, टिंडर मतलब हो जाता है मुलायम। तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर मुलायम का यानी कि कठोर, मुलायम का अपोजिट क्या होगा? कठोर। तो यहाँ पर हो जाएगा टफ, TOUGH। और अब आप देखिए ये किस में है, जिसमें ये तो हम सीधा लिखे हैं,
टफ मीन्स कठोर, ये तो हम सीधा लिखे हैं, इसको तो यहाँ उल्टा करके देना है ना, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। तो भिन्न शब्द यानी कि यहाँ पर जो है ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, यह क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये जो 4 विकल्प दिया हुआ इसमें से अलग कौन सा है हमको वो बताना है। तो देखिए सर्प होता है कोल्ड ब्लडेड यानी कि सरीसृप जो रेंगता है, घड़ियाल ये भी कोल्ड ब्लडेड है, छिपकली भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि सर्प, छिपकली और घड़ियाल यह तीनों का तीनों कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि सरीसृप है जो रेंगने वाला जीव है। जबकि कछुआ जो है वह उभयचर प्राणी है, यानी कि थल में और जल में दोनों जगह रहता है, यह तैरता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होता है। तो चारों का चारों ए बी सी डी चारों विकल्प स्टूडेंट को बनाना हो जाता है। और यदि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में हैं, जो कि अब तो सारा का सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, CET भी लागू ही हो गया है, तो जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में पहले तो आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद आप बनाइए, क्योंकि कंप्यूटर पर आप यहाँ पर गुना भागा की स्थिति में जो कुछ बना नहीं सकते हैं, माता पिता भाई बहन कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में खास करके CBT में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये सिर का दर्द है। और अब आप यदि इसको चाहते हैं कि जल्दी से बना लें तो इस ट्रिक को आप ध्यान से देखिए, और हम तो यही कहेंगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस ट्रिक में यहाँ पर क्या बताते हैं जो आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो हमारा सवाल है यहाँ पर कि A B की पुत्री है, A क्या है, A B की पुत्री है, तो मुझे A को B की पुत्री बनाना, A को क्या बनाना है, पुत्री बनाना है। पुत्री मतलब फीमेल की मेल, तो फीमेल, A B की पुत्री है, मुझे A को फीमेल बनाना है। तो यहाँ देखिए पति, तो पति से तो पुरुष दर्शाया जा रहा है, यहाँ है बहन, बहन से फीमेल दर्शाया जाएगा, और यहाँ है पुत्र, पुत्र से भी पुरुष दर्शाया जाएगा। तो अब फीमेल बहन यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, तो P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है। P के बाद जब भागा का साइन होता है तो P बहन हो जाती है, P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है, यानी कि P हो गई कौन, बहन, किसकी, तो Q की। तो अब यहाँ पर जब मुझे P बहन हो जा रही है, P के बाद जब हम भागा का साइन दे रहे हैं तो P बहन हो जा रही है, तो मुझे सबसे पहला यहाँ पर पुत्री नहीं ढूंढना, क्योंकि पुत्री रहे, माता रहे, दादी रहे, नानी रहे, चाची रहे, मौसी रहे, सब फीमेल होगी, मेल ये नहीं हो सकता। मेल पिता होगा, भाई होगा, चाचा होगा, मामा होगा, मौसा होगा, ये होगा मेल। तो हमें यहाँ पर पुत्री चाहिए, तो पुत्री यानी कि फीमेल। तो P के बाद जब हम भागा का साइन देते हैं तो वो बहन हो जाती है। तो उसी प्रकार से यदि हम A के बाद भागा का साइन देंगे तो A क्या हो जाएगी, बहन। बहन यानी कि क्या, तो बहन यानी कि क्या, तो बहन यानी कि पुत्री, यानी कि स्त्री, स्त्री तो पुत्री। तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिए कि A के बाद भागा का साइन किस विकल्प में है। A के बाद भागा, A के पहले नहीं, A के पहले नहीं देखना मुझे, A के बाद भागा के, क्योंकि देखिए P के बाद भागा है तो वहाँ पर भी हमको A के बाद भागा का साइन देखना है, और A के बाद भागा है यहाँ पर ऑप्शन A में, ऑप्शन B में A से पहले है, ऑप्शन C में भी नहीं, और ऑप्शन D में A से पहले है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का मात्र 100%, हमारे क्वेश्चन का 100% रिजल्ट आएगा ऑप्शन A, ऑप्शन A। अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, A भागा D गुना B। तो भागा का स्थिति क्या है, P Q की बहन है, तो A जो है वह D की बहन है, और गुना के लिए P Q का पुत्र है, तो ये जो है पुत्र हो गया, पुत्र है। तो B का पुत्र D, अब पुत्र की बहन, तो पुत्र की बहन कौन, पुत्री, तब भी आंसर A। लेकिन इस प्रकार से बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी पर इसको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि 4 नंबर हुआ, तब आप ऐसे जांच करके क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, और यदि आप इस प्रकार से बनाइएगा तो चारों विकल्प बनाना पड़ सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुबह के समय विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं पर रही है तो विजय का चेहरा किस दिशा की ओर है।
हमसे यह पूछा गया। तो अब हमारा यहाँ जो सवाल है डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है, और डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल स्टूडेंट तो जानता है हम किस तरह से बनाते हैं। तो वो है नियम है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और इधर हो गया बाएं और इधर हो गया दाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला लिखा गया कि सुबह का समय, और हम जान रहे हैं कि परछाई वाला क्वेश्चन है। तो जब आप यह मालूम है आपको कि जिधर से प्रकाश आता है उसके अपोजिट छाया बनता है, जिधर से रोशनी आएगा, प्रकाश आएगा, उसके अपोजिट छाया बनेगा। तो सुबह का समय सूर्य किधर रहेगा? तो पूरब में, तो सूर्य हो जाएगा आपको पूरब में। तो छाया किधर बनेगा बोलिए? तो छाया बनेगा पश्चिम में। जब सूर्य पूरब में तो छाया किधर? पश्चिम में। अब हमारे सामने है सवाल कि यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं पर रही है, यहाँ पर सूर्य हो गया पूरब में, पश्चिम में छाया हो गया, बचा को नॉर्थ और साउथ। तब हम बात करते हैं कि शंकर की परछाई विजय के दाएं परछाई है, शंकर की परछाई विजय के दाएं पर रही है, यानी कि विजय के दाहिने साइड क्या है? परछाई है। तो विजय को अगर हम पूरब में देते हैं तो दाहिने साइड में सूर्य है, विजय को यदि हम दक्षिण में देते हैं तो दाहिने साइड में, देख लीजिए, विजय को अगर दक्षिण में देते हैं दाहिने साइड में क्या है? परछाई है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विजय। तो जब विजय यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि खाली सिर्फ यही बचा, तो यहाँ हो जाएगा आपको शंकर। और हमारा सवाल है कि विजय का चेहरा किस दिशा की ओर है? तब तो आप लोगों को पता चल ही गया कि विजय का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन यदि इसी में शंकर का पूछ देता चेहरा, तो शंकर का चेहरा हो जाता किस दिशा में? उत्तर दिशा में। यदि आप लोगों को पसंद आया हो ट्रिक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। विद्यार्थियों की एक कतार में ऋतु बाएं से 11वें तथा दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर हो तो बताएं कि उस कतार में मीनू का बाएं से स्थान क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम रूल बताते हैं वो रूल है आपको टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कुल संख्या बराबर बाएं प्लस दाएं माइनस 1। तो चलते हैं हम लोग। तो बोला गया विद्यार्थियों कतार में ऋतु बाएं से 11वां, बाएं साइड से 11वां, लेफ्ट साइड से 11 प्लस राइट साइड से 19, तो ये दोनों मिलाकर हो गया 30, माइनस 1 कर देंगे रूल के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा कितना? 29। यानी कि अभी जो है इस कतार में टोटल है 29, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें मीनू के बारे में पूछ रहा है। फिर बोला गया मीनू उसी कतार में दाएं से 13वां, दाएं साइड से 13वां, यानी कि हम अब यहाँ पर वर्क कर रहे हैं किसका? तो मीनू का। तो मीनू के लिए काम कर रहे हैं, तो दाएं से कितना? तो 13वां। तो राइट साइड के सामने आप 13 लिख दीजिए, माइनस प्लस 29 टोटल है, और यहाँ पर हो गया व्हाट। तब आप देख लीजिए 13 माइनस 1 इक्वल टू 12। अब 12 इधर है और इधर 29 है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 17। यानी कि मीनू का बाएं से स्थान क्या होगा? तो मीनू जो है वो बाएं से 17वें स्थान पर होगी, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा विकल्प महिला, माँ एवं बहन को दर्शाता है? तो देखिए, हमें यहाँ पर जो है महिला है, माँ भी और बहन भी, तीनों का तीनों तो स्त्री ही है, तीनों का तीनों, सबसे पहले माँ और बहन दोनों का दोनों तो महिला ही होगी, स्त्री ही होगी। तो इसका मतलब माँ और बहन दोनों को तो महिला के अंतर्गत जाना ही जाना है। तो ए और बी, सी और डी का तो कोई बात ही नहीं है। अब ए और बी में क्या? माँ और बहन, तो माँ और बहन, माँ और ये बहन दोनों अलग अलग हो गया। इसका क्या मतलब है कि कोई भी माँ और कोई भी बहन कॉमन नहीं होता, तो होती है। बहुत सारी ऐसी महिला है जो किसी की माँ भी होती है और किसी की बहन भी होती है। ये हो जाएगी माँ, ये हो जाएगी बहन, और ये हो जाएगी महिला, ठीक है। वैसी माँ जो किसी की भी बहन नहीं है वो इधर, वैसी बहन जो किसी की माँ नहीं है वो इधर। अभी बहन है, माँ नहीं है, शादी नहीं हुआ मान लीजिए, माँ नहीं बनी है। और ये वैसा पार्ट जो कि किसी की माँ भी है और किसी के लिए बहन भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक गरेड़िए के पास 17 भेड़ थे। पहले जो था 17 भेड़ था, 9 को छोड़कर सभी मर गए। 9 को छोड़कर सब मर गया, मतलब 9 ठो जिंदा है, अब बाद बाकी सब मर गया, यानी कि 8 ठो मर गया, 9 को जिंदा है। बताएं कि उसके पास कुल जीवित भेड़ कितने हैं। तो वो तो बता ही रहा है कि 9 को छोड़कर, यानी कि 9 ठो जीवित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें हम देख रहे हैं लिखा हुआ है आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में नमूने सर्वेक्षण दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कितने व्यक्ति हिंदी जानते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी जानते हैं, तो इतने सारे व्यक्ति हिंदी जानते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, केवल शब्द लगा हुआ है। तो केवल लगा हुआ है यानी कि उसको हिंदी के अलावा कोई भी दूसरा भाषा नहीं आता, तो वो तो बाबू है डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ कितना, 200, यानी कि 200। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें हम देख रहे हैं लिखा हुआ है आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में नमूने सर्वेक्षण दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कितने व्यक्ति हिंदी जानते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी जानते हैं, तो इतने सारे व्यक्ति हिंदी जानते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, केवल शब्द लगा हुआ है। तो केवल लगा हुआ है यानी कि उसको हिंदी के अलावा कोई भी दूसरा भाषा नहीं आता, तो वो तो बाबू है डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ कितना, 200, यानी कि 200। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित वर्णों, अंकों तथा चिन्हों की व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। और ये हमारा यहाँ से व्हाट HK 6 सब दिया हुआ है। तो अब इसमें बोला जा रहा है यदि व्यवस्था से सभी अंक हटा दिए जाए, यानी कि जितने भी नंबर हैं उन सभी को हटाने बोल रहा है। ठीक है, हटा देंगे। तो बताएं कि तो बाएं सिरे से 14वां, बाएं सिरे से 14वां यानी कि लेफ्ट साइड तत्व के बाएं 6वां तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी बायां है और यहाँ पर भी बायां है। तो देखिए लेफ्ट और लेफ्ट को घटाते हैं, लेफ्ट माइनस लेफ्ट होता है। ठीक है, यानी कि बाएं और बाएं जो होता है उसको हम एक दूसरे से घटाते हैं। तो यहाँ 14 और 6, तो 14 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 8। तो और वो किस साइड से, तो वो लेफ्ट साइड से ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से गिनती कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर कौन सा, बाएं साइड से 8वां अक्षर, 8वां जो आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 1 2 3 4 ये तो हट गया है, 5 6 7 और 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टार, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट के स्थान पर, दो व्हाट है यहाँ पर, व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो 2 है और 14 है, तो यहाँ हो गया गुने 7, यहाँ पर भी हुआ गुने 7, 3 × 7 = 21, और यहाँ पर भी हो जाएगा गुने 7, यानी कि 4 × 7, यहाँ भी हो जाएगा क्या चीज़, तो गुने 7, 4 × 7 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 28। फिर इधर क्या हो रहा है, 21 + 7 कर रहे हैं, 21 और +7 28, 38 + 7 करना पड़ रहा, 35, 28 + 7 35, और यहाँ पर भी 35 + 7 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 42। तो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 और 42, यानी कि ऑप्शन बी। लिखा गया है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन का हमको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहला तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अब ये कॉपी कौन करेगा, ये टेंशन है। उसके बाद अगर आप कॉपी कर भी लेते हैं तो फिर दिक्कत है। तो चलते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए जो डायरेक्टली हम क्वेश्चन बनाएंगे। और आप एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है कि जितना भी ग्रुप डी में या फिर ALP में जो एग्ज़ाम में जो
मिरर इमेज का इस टाइप का, वाटर इमेज का इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, वो एक ही स्क्रीन पर आपको चारों का चारों ऑप्शन इसी प्रकार से रह रहा है और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोई क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कि मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला यहाँ देखिए एस उल्टा और एस उल्टा, ये तीनों में एस उल्टा किया हुआ है। अगर आपको मालूम होगा तो हम इससे पहले वाले भी टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन में हम बतला चुके हैं कि मिरर इमेज या वाटर इमेज, जो फिगर मिरर से नज़दीक होता है उसे नज़दीक और जो मिरर से दूर होता है उसको दूर बनाते हैं। तो जैसे मिरर इधर होगा तो एस तो उल्टा आएगा ही आएगा सबसे पहला, तो यानी कि आंसर जो होगा 1 2 3 इसी तीनों में से कोई होगा, बी ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। चलिए ख़त्म। अब आप इस तीनों ऑप्शन में देखिए कि तीनों में अब नेक्स्ट क्या हमारा जा रहा है। तो यहाँ देखिए एन सीधा है, यहाँ भी एन उल्टा किया हुआ और यहाँ पर एन सीधा है, एन यहाँ पर सीधा है जो हमारे क्वेश्चन में है उसी प्रकार से एन है, यहाँ पर एन उल्टा किया गया है जो मिरर इमेज में जैसा बनना चाहिए, और यहाँ पर देखिए फिर से एन सीधा है जैसा हमारा क्वेश्चन में है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि डी और ए भी नहीं हुआ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। और आपको मालूम है मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेटर अभी तक मैं चेक किया था, पूरा का पूरा बनाने का ना तो टाइम मेरे पास है, और उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम में आप लोग भी पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का उल्टा करके या मिरर इमेज बना करके, वाटर इमेज बना करके क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कौन सी आकृति पुरुष, लड़के तथा क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदर्शित करती है। हमको चाहिए क्या सब, तो पुरुष और लड़का और क्रिकेट खिलाड़ी। तो क्रिकेट खिलाड़ी तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मेल और फीमेल सभी खेलते हैं, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पुरुष और लड़का। लड़का जो भी होगा वो तो पुरुष होगा ही होगा, वो तो पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, इसका मतलब 1 और 4 तो होना नहीं है, ना ही 1 नंबर और ना ही 4 नंबर, ये दोनों ऑप्शन नहीं होना है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट खिलाड़ी का। तो क्रिकेट खिलाड़ी क्या सिर्फ लड़का ही खेलता है या लड़का और पुरुष दोनों खेलते हैं, सिर्फ पुरुष ही खेलेगा कि लड़का भी खेलेगा, या सिर्फ लड़का ही खेलेगा कि पुरुष भी खेलेगा। तो अगर हम इसको, ये तो हो गया पुरुष, ये हो गया लड़का, और अगर इसको हम क्रिकेट खिलाड़ी कह दें तो इसका मतलब है कि कोई भी लड़का, हम तो जानते हैं कि छठियोरी में भी बच्चा को आजकल जो बैट बॉल दे देता है गिफ्ट में, ठीक है, तो मालूम होगा ही आप लोगों को। तो बाबू तो हुआ कि बच्चा जन्म लिया, बैट बॉल चल देगा खेलने, आजकल जींस पैंट जैसे मिलता है वैसे ही। तो यहाँ पर तो 2 नंबर विकल्प भी उस हिसाब से नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हो जाएगा आपको क्रिकेट प्लेयर, ये हो जाएगा आपको बॉय यानी कि लड़का, और ये हो जाएगा आपको मैन यानी कि पुरुष। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सैलोगिज्म का क्वेश्चन है ये। सभी अभिनेता लेखक है, कथन में दिया हुआ है। कुछ लेखक नृत्यकार है, सभी कवि लेखक है। निष्कर्ष है सभी अभिनेता कवि है, कुछ नृत्यकार लेखक है, कुछ नृत्यकार अभिनेता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डायग्राम से देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है सभी अभिनेता लेखक हैं, सभी अभिनेता लेखक हैं। इसके बाद है कुछ लेखक नृत्यकार हैं, कुछ लेखक नृत्यकार हैं। इसके बाद है सभी कवि लेखक हैं, सारा का सारा जो कवि है वो सारा का सारा कवि लेखक के अंदर चला गया, तो ये हमने यहाँ पर बना दिया कवि। अब इसका जो पहला निष्कर्ष दिया हुआ है सभी अभिनेता कवि है, तो क्या सभी का सभी अभिनेता जो वो कवि के अंतर्गत है क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष इसका गलत हुआ। दूसरा है कुछ नृत्यकार लेखक है और कुछ नृत्यकार लेखक है, ये बात क्या हो रहा है, पूर्णतः सही हो जा रहा है। तीसरा कुछ नृत्यकार अभिनेता है और कुछ नृत्यकार जो है वो अभिनेता है क्या, तो नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी,
1 और 3 अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सा गलत है वो पूछा गया, 1 और 3 अनुसरण नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अब हम लोग इसी को रूल से देख लेते हैं, जिनको जिनको 150 वाला रूल आता है उन लोगों को खास करके समझ में आएगा। तो सबसे पहले सभी के केस में ये हो जाता है यहाँ पर 100 और ये हो जाएगा आपको 50। कुछ के केस में ये 50 और यहाँ भी ये 50। सभी के केस में ये वाला यहाँ पर 100 और ये यहाँ पर 50। निष्कर्ष में सभी के केस में यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, ये कुछ का केस है तो 50 और 50, ये भी कुछ का केस है तो 50 और 50। तो लिखा हुआ है सभी अभिनेता कवि है, अभिनेता यहाँ पर और कवि यहाँ पर। तो दो कथनों से मिलकर निष्कर्ष बनाने के लिए एक कॉमन टर्म का जरूरत होता है। लेखक यहाँ पर और लेखक यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल गया, लेखक और लेखक दोनों में क्या हो गया, कॉमन मिल गया। बीच वाले से मुझे कोई मतलब नहीं, जब डायरेक्ट कॉमन मिल जाता है तो बीच वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कॉमन मिल गया, लेकिन कॉमन में कॉमन टर्म मिलने के बाद कम से कम एक में 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों वैल्यू 50 है, इसीलिए इसका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। कुछ नृत्यकार लेखक है, कुछ नृत्यकार लेखक है। तो यहाँ कुछ लेखक नृत्यकार है, तो लेखक 50, नृत्यकार 50 और ये 50, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसीलिए यह क्या हो गया, सही हो गया। तो दूसरा नंबर निष्कर्ष सही हुआ। तीसरा, कुछ नृत्यकार अभिनेता है, नृत्यकार यहाँ पर और अभिनेता यहाँ पर, नृत्यकार और अभिनेता दोनों यहाँ पर है, नृत्यकार यहाँ पर, अभिनेता यहाँ पर। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉमन टर्म मिलाना होता है, तो कॉमन टर्म तो लेखक और लेखक मिल गया, लेकिन कॉमन टर्म लेखक और लेखक तो मिल गया, लेकिन दोनों ही लेखक क्या है, 50 है। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, दोनों कॉमन टर्म यहाँ पर 50 है, इसीलिए तीसरा निष्कर्ष भी क्या हुआ, गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कुछ पेड़ शाखाएं हैं, पेड़ का जो कुछ भाग है वो क्या है, तो शाखाएं हैं, शाखाएं हैं। इसके बाद सभी कलियां शाखाएं, सारा का सारा जो कली है वो शाखाएं हैं। कुछ फूल पेड़ है और कुछ फूल जो है वो क्या है, पेड़ है। तो कुछ फूल पेड़ है। तो अब है निष्कर्ष नंबर 1। कुछ शाखाएं कलियां हैं, कुछ शाखाएं जो हैं वो कलियां हैं, तो बात ये क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, पहला निष्कर्ष सही। दूसरा, कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ फूल है, तो कुछ पेड़ फूल है, ये भी क्या हो गया, सही हो जा रहा है, ये वाला भाग कुछ पेड़ फूल है, सही हो गया, सही। कुछ कलियां पेड़ है और कुछ कली जो है वो पेड़ है, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसलिए तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला सही, दूसरा सही और तीसरा गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब यही क्वेश्चन हम लोग रूल से देख लेते हैं। तो रूल वाले सिस्टम में आप लोगों को अभी तुरंत हम एक और क्वेश्चन बताए थे। देखिए कुछ का केस क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर भी हो जाएगा 50। देखिए रूल उसी को समझ में आएगा जिसको रूल से बनाने आता है, जो रूल पढ़ा हुआ है। सभी कलियाँ शाखाएं हैं, तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 50। कुछ फूल पेड़ हैं, तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ पर भी हो जाएगा 50। कुछ शाखाएं कलियां हैं, तो यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50। पेड़ और फूल कुछ के केस में, तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, और कुछ के केस में कलियां और पेड़, यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50। तो हमको देखना शाखाएं और कलियां, तो शाखाएं और कलियां तो दोनों यहीं पर है, तो शाखाएं हैं 50, तो शाखाएं हैं 50। कलियां हैं 100, तो यहाँ 50। 100 जो है वो 50 बन सकता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 100 कथन में अगर किसी का वैल्यू 100 है और निष्कर्ष में वो 100 है तो ठीक है, अगर कथन में वैल्यू 100 है और निष्कर्ष में 50 है तब भी ठीक है, लेकिन यदि शाखाएं 50 है और यहाँ शाखाएं यदि 100 रहता तब वह गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन दूसरा है, कुछ पेड़ फूल है, तो पेड़ और फूल दोनों यहाँ दोनों 50-50, यहाँ पर भी दोनों 50-50, तो बात ये क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद कुछ कलियां पेड़ है, तो कली है यहाँ पर, पेड़ है यहाँ पर और पेड़ है यहाँ पर। तो देखिए इसमें शाखाएं और शाखाएं कॉमन टर्म तो मिला,
लेकिन कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना जरूरी है। यहाँ दोनों का दोनों क्या है 50 है, इसीलिए तीसरा निष्कर्ष गलत। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी दरवाजे कुर्सी है, सभी कुर्सियां मेज है और सारा का सारा जो कुर्सी है वो मेज के अंतर्गत गया, सारी कुर्सियां मेज है। तो निष्कर्ष एक है, सभी दरवाजे मेज है, सारा का सारा दरवाज़ा क्या है मेज के अंतर्गत है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज जो है, मेज का कुछ भाग जो है वो कुर्सी है, तो ये बात भी क्या है सही है, सही हो गया। कुछ मेज दरवाजे हैं, मेज का कुछ भाग क्या है दरवाज़ा है, ये बात भी क्या है सही है, ये भी सही। सभी मेजें दरवाजे हैं, सारा का सारा मेज क्या दरवाज़ा के अंतर्गत है नहीं है, इसीलिए चौथा क्या हो गया गलत हो गया। चलते हैं हम लोग यही अब रूल के हिसाब से देख लें। सभी वाले केस में यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ 50, सभी वाला केस में यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50। सभी वाला केस है तो 100, यहाँ 50, कुछ वाला केस है 50 और 50, कुछ वाला केस है 50 और 50, और यहाँ सभी वाला केस है तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50। तो अब हमको देखना दरवाजे और मेज, दरवाज़ा यहाँ है, मेज यहाँ है, कॉमन टर्म मिलना चाहिए, कॉमन टर्म मिल गया। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया। तो यहाँ पर अब देखना सभी दरवाज़ा कोड 100 है, यहाँ पर 100 है, मेज का 50 है, यहाँ पर 50 है, दोनों का दोनों पॉजिटिव भी है, ये भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष पहला क्या हो गया सही हो गया। दूसरा, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, मेज यहाँ 50 तो यहाँ पर 50, कुर्सी यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, और ये हमारा कुर्सी यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50। 100 कथन का 100 यदि निष्कर्ष में 50 होता है तो वो सही होता है, इसीलिए दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया सही हो गया। तीसरा है, मेज यहाँ 50 है, मेज यहाँ 50 है, दरवाज़ा यहाँ पर 50 है, दरवाज़ा यहाँ पर 100 है, कॉमन टर्म मिल ही रहा है, सारा ये हो ही रहा, कॉमन टर्म में मिलने के बाद कम से कम एक 100 होना चाहिए, वो हो ही रहा है। तो अब यहाँ पर दरवाज़ा जब 100 है और यहाँ पर मेज 50 है तो ये तो हमारा सही हो रहा है, क्योंकि कथन का अगर 100 निष्कर्ष में यदि 50 होता है तो वह सही होता है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया सही हो गया। चौथा निष्कर्ष है अब हमारे पास, यहाँ पर सभी मेजें दरवाजे हैं, मेज है यहाँ पर 100, कथन में मेज देख लीजिए है 50, इसीलिए चौथा निष्कर्ष क्या हो गया गलत। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। इसका जो रूल है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए त्रिभुज बनाने का, वो है n × 2 - 5, n × 2 - 5, ये रूल आप लगाइए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब ये रूल कैसे लगा, यहाँ पर n क्या हुआ, तो देखिए n हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। तो ये जो है हमारा 16 हुआ, तो 16 यानी कि 16, तो n हो गया 16 × 2 कीजिए तो हो गया 32, -5 कर दीजिए हो जाएगा 27, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए प्रश्न में कुछ आकृतियाँ किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो 4 फूल का डिजाइन जो बनाया हुआ है, तो इसमें देखिए इसमें एक हो क्या रहा है, तो पहला फूल का डिजाइन, दूसरा फूल का डिजाइन, तीसरा फूल का डिजाइन और चौथा फूल का डिजाइन। तो 1 2 3 में तीनों में फूल के डिजाइन के आप नीचे टहनी में जो पत्ती है, उस पत्ती को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो सब में पत्ती जो है एक लेयर में गया है, जबकि 4 नंबर आकृति में जो है एक पत्ती नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट साइड वाला, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आकृति हमारे पास यहाँ दिया हुआ है तो इसमें आपको एक समूह बनाना है। तो ये समूह बनाने वाला सवाल है और वही समूह अब आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो चलिए हम इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर फिगर, 5 नंबर फिगर और 9 नंबर फिगर। ये तीनों देखिए एक ही जगह पे एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे दिया हुआ है। इस तीनों में देखिए 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर में ऊपर में देखिए गोल की तरह बना हुआ है, इसीलिए यह तीनों का तीनों जो है एक समूह के अंतर्गत आ रहा है। जबकि 3 नंबर फिगर, 6 नंबर फिगर और 7 नंबर फिगर को जब आप देखते हैं तो यह तीनों फिगर के अंतर्गत अंदर जो है लाइन खींचा हुआ है, 4-4 टुकड़ों में काटा गया है, तो इसलिए यह एक समूह बना देगा। और 2 नंबर फिगर, 4 नंबर फिगर और 8 नंबर फिगर जो है यह तीनों का तीनों फिगर में किसी भी प्रकार का कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या चीन में बनी सभी खिलौनों की बिक्री पर भारत में रोक लगा देनी चाहिए? तो तर्क नंबर 1 है कि हाँ, ये बहुत सस्ते हैं, इसीलिए स्थानीय खिलौना निर्माताओं को कारोबार से बाहर कर देगा। तो यह बात कहना कि चीन का खिलौना सस्ता है इसीलिए यह जो है लोकल आदमी को जो है बाहर कर देगा मार्केट से, इसीलिए हम चीन का प्रोडक्ट बेचने नहीं देंगे, यह कह करके यह कहना उचित नहीं है, यह गलत बात है। जबकि यहाँ पर होना चाहिए कि अगर चीन सस्ता खिलौना बनाता है तो आप भी सस्ता खिलौना बनाइए। इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई अगर सस्ता खिलौना बना रहा है तो आप उसको बेचने नहीं दीजिएगा। तो यह बात जो है पूर्णतः क्या है, गलत है। दूसरा, नहीं, भारतीय खिलौने बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं, अतः उनकी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा कैसे नहीं? अगर आप एक महंगा प्रोडक्ट या बहुत अच्छा क्वालिटी वाला सामान बेच रहे हैं, अब बगल में वही प्राइस या फिर उससे कम प्राइस में बेचना अगर कोई शुरू कर देता है अलग अलग प्रकार का खिलौना, तो सिंपल सी बात है, एक दुकान से दूसरे दुकान पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए यह बात कहना भी पूर्णतः गलत है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 28 नंबर क्वेश्चन का तर्क 1 तर्क 2 दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को बाजार की शर्तों पर निर्भर करते हुए तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए? यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम का कीमत जो है वो बाज़ार के हिसाब से, यानी कि बाज़ार अगर कभी घटता है तो तेल का कीमत बढ़ जाएगा, और अगर कभी बाज़ार जो है बढ़ता है तो उस हिसाब से, यानी कि बढ़ने घटने वाला सिचुएशन यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब इसमें तर्क नंबर 1 है कि हाँ, तेल कंपनियों को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बनाने का यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र रास्ता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, एकमात्र रास्ता लिख करके जो है यह गलत कर दिया है, क्योंकि आप अगर किसी को वाणिज्यिक रूप से अगर आप उसको मजबूत कराना चाहते हैं, अगर आप उसको फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यही एकमात्र तरीका है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसीलिए पहला तर्क इसका गलत हो गया। दूसरा है, नहीं, इससे आवश्यक वस्तुओं को खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और आम जनता को बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो ये बात अगर कहते हैं कि जब तेल का कीमत बढ़ेगा तब हम मानते हैं कि आम आदमी पर जो है अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तेल का कीमत घट जाएगा तो उस हिसाब से बोझ भी तो घटेगा। इसीलिए यह बात जो है कहना उचित नहीं है। तर्क 1 और तर्क 2, 29 नंबर क्वेश्चन का तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, क्या राज्य सरकार को संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार, जैसे बिहार से जितना भी केंद्रीय कर वसूला गया उसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है बिहार को ही दे दिया जाना चाहिए रखने के लिए। तो ऐसा ही अगर सभी स्टेट के साथ तब करना होगा, तो यही बात कहा जा रहा है। तो नंबर 1 है, नहीं, प्रमुख हिस्सा केंद्र सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर विकास कार्यक्रमों को निधि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। और यह बात जो है पूर्णतः क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट का वर्क जो है ज़्यादातर उसमें जो है खर्च केंद्र सरकार ही करती है, इसीलिए तर्क 1 जो है वह सही है। दूसरा, हाँ, ज़्यादातर राज्य सरकारों के पास निधि की कमी है और उन्हें निधि को बेहद ज़रूरत है। तो निधि की बेहद ज़रूरत है, ये बात जो है कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्टेट
मान लीजिए यदि कोई स्टेट में ज़्यादा इनकम हो रहा है, अगर वहाँ से ज़्यादा कर वसूला जा रहा है और उसका ज़्यादातर हिस्सा अगर उसी स्टेट में रख दिया जाएगा, तब तो जिस स्टेट से कम कर वसूला जा रहा है वहाँ तो फिर कम राशि पहुँचेगा। इसीलिए यह बात कहना गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा 30 नंबर का पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।